हाँ बेटा, नमस्कार। आज अपन 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इस लेक्चर में अब अपन चैप्टर नंबर 4 चौथा जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर तक अपन ने तीसरा चैप्टर पूरा कर लिया था, ठीक है। अब ये चैप्टर 4, इस चौथे चैप्टर का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। ये क्या है? अपने चौथे चैप्टर का नाम पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। अब इसमें एक चीज़ अपन देख लें कि जैसे अपन ने पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा है? पादप जनन को ही पढ़ा है। पहले चैप्टर में अलैंगिक जनन पढ़ा था और दूसरे तीसरे चैप्टर में लैंगिक जनन पढ़ लिया। दोनों प्रकार के जनन पढ़ लिए। लेकिन अब यहाँ पर हम विशिष्ट विधियाँ की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी विशिष्ट विधियाँ हैं? हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया, लैंगिक जनन पढ़ लिया, फिर भी अगला चैप्टर पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ है ना। तो इन विशिष्ट विधियों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पादपों में कभी कभी क्या होता है कि युग्मक निर्माण तो होता है, लेकिन क्या होता है किसी कारणवश क्या होता है? संलयन की क्रिया नहीं हो पाती, संलयन नहीं होता है। तो ऐसी ही जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें क्या हो रहा है कि जो जनन की शुरुआत है वो किस प्रकार की हो रही है? युग्मक निर्माण का मतलब लैंगिक जनन के समान, लेकिन आगे क्या हो रहा है? संलयन नहीं हो रहा है, यानी फिर लैंगिक जनन नहीं हुआ। तो ये किस में आएगा? विशिष्ट विधि में आएगा। क्यों? देखिए, हमने अलैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था युग्मक निर्माण एवं संलयन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखें हम लैंगिक जनन की परिभाषा। मैंने क्या बताया था? किसका अंतर आएगा? नहीं शब्द का। तो इसमें क्या होगा? युग्मक निर्माण एवं संलयन होता है, ठीक है। अब देखिए, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं संलयन नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं संलयन होता है। इन दोनों परिभाषाओं को आप इस लाइन से मैच कीजिए। ये दोनों परिभाषाओं से अलग तरह की लाइन है। इसमें युग्मक निर्माण हो रहा है लेकिन संलयन नहीं हो रहा है ना। तो न तो ये अलैंगिक जनन की परिभाषा हुई और न ही लैंगिक जनन की परिभाषा हुई। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनती हैं, इन्हीं को किस में रखा जाता है? जनन की विशिष्ट विधियों में रखा जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द पढ़ा था हमने, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या थी परिभाषा अनिषेक बीजता की? या इसको अनिषेक जनन भी कहते हैं, अनिषेक जनन भी कहते हैं, है ना। अनिषेक फलन भी इसी को कहते हैं,
ये 2-3 नाम इसी के हैं। परिभाषा क्या थी इसकी? अंड कोशिका या अंडाशय बिना निषेचन के क्या बना दे? फल का निर्माण कर ले। तो इसमें देखिए युग्मक निर्माण तो होता है, यानी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हो गया? अंड का निर्माण हो गया। लेकिन आगे लिख रहे हैं हम बिना निषेचन के किसी कारणवश संलयन नहीं होता है। यानी अनिषेक बीजता या अनिषेक जनन या अनिषेक फलन किस प्रकार की विधि हो गई? पादपों में विशिष्ट प्रकार की विधि हो गई। इसको हम न तो अलैंगिक में सम्मिलित कर सकते हैं और न ही लैंगिक में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऐसी विधियों को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ऐसी विधियों को पढ़ना चलिए, तो ये क्या है? विशिष्ट विधि का इंट्रोडक्शन है ना। अब क्या होता है, जो पादप जातियां हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की कई सारी विधियां अपनाते हैं। अलैंगिक भी आता है उसमें, कायिक जनन भी आता है उसमें, लैंगिक जनन भी आता है उसमें। और हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जनन की ऐसी विधियां भी अपनाई जाती हैं जो न अलैंगिक में आती हैं और न ही लैंगिक में उनको पूर्णतः सम्मिलित कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से उनको अलैंगिक या लैंगिक में विभेदित नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि आदि प्रोसेस एक अलग तरह की होती है और आदि प्रोसेस अलग तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है आसंग जनन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एपोमिक्सिस। आसंग जनन या एपोमिक्सिस, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका? हम इसका अंग्रेजी शब्द लिखते हैं एपोमिक्सिस, है ना। अब ये 2 वर्ड से बना है, एपो और मिक्सिस। एपो वर्ड का अर्थ होता है अंग्रेजी में विदाउट। एपो का अंग्रेजी में क्या अर्थ लिया जाता है? विदाउट अर्थ लिया जाता है। और मिक्सिस जो शब्द है इसका अर्थ आता है मिक्सिंग। क्या अर्थ आता है? मिक्सिंग, ठीक है। आगे विदाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिना। विदाउट का अर्थ क्या निकलता है हिंदी में? बिना। मिक्सिंग का अर्थ क्या निकलेगा? मिक्सिंग। मिक्सिंग का अर्थ होता है मिश्रित। क्या अर्थ होगा? मिश्रित। मिश्रित का दूसरा अर्थ हम किससे लगा सकते हैं? संलयन से लगा सकते हैं। क्यों? वो भी बताते हैं आपको। 1, 2 इसको मान लें मेल गैमेट और इसको मान लिया हमने फीमेल गैमेट। इनका क्या होता है? संलयन। संलयन होने से क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है, युग्मज। जायगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मज कहते हैं, है ना। अब मतलब क्या निकला इसका? 2 अगुणित युग्मक क्या हो रहे हैं? संलयन का अर्थ होता है दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं और एक कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं युग्मज। क्या कह रहे हैं? युग्मज। तो संलयन को ही किस रूप में ले सकते हैं? जो शब्द मिक्सिंग है, मिक्सिंग किसकी हो रही है? युग्मकों की। और मिक्सिंग की प्रोसेस जो हो रही है, मिक्सिंग की जो प्रक्रिया हो रही है, उसके दौरान क्या बन रहा है? जायगोट बन रहा है, युग्मज बन रहा है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस का अर्थ क्या हो गया? कि बिना संलयन के। क्या अर्थ हो गया? बिना संलयन के। फिर परिभाषा क्या होगी इसकी? अब परिभाषा आ जाती है।
बिना संलयन अर्थ लिया जा रहा है, इसका मतलब युग्मक तो हैं इसमें। संलयन किसका होता है? युग्मकों का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिना संलयन के, तो इसका मतलब युग्मक तो बने लेकिन उनका संलयन नहीं हुआ, बिना संलयन के, है ना। तो अब अपन इसकी परिभाषा देंगे। क्या देंगे? आसंग जनन की परिभाषा। देखिए, आसंग जनन की परिभाषा होती है कि लैंगिक जनन, क्योंकि युग्मक निर्माण तक की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ परिभाषा को शुरू कहाँ से कर रहे हैं? लैंगिक जनन शब्द से। आगे, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन की किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? आसंग जनन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई? बहुत सरल है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन की किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? आसंग जनन कहलाता है। ये वही बात हो गई जो हमने शुरुआत में एक लाइन लिखी थी, पहले चैप्टर का नाम लिखने के बाद एक लाइन लिखी थी। उसमें क्या लिखा था कि युग्मक निर्माण तो हुआ, मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रिया, युग्मक निर्माण तो हुआ, ये लिखा था ना। इसका अर्थ क्या हो गया? युग्मक निर्माण किस में होता है? लैंगिक जनन में होता है। तो युग्मक निर्माण हो रहा है, इसका मतलब वो प्रक्रिया कैसी होगी? लैंगिक जनन की प्रक्रिया। फिर उसमें आगे था लेकिन किसी कारणवश संलयन नहीं होता, तो फिर आगे प्रक्रिया को संलयन न होना अलैंगिक जनन का लक्षण है। अलैंगिक जनन में पढ़ते हैं संलयन नहीं होता है, तो क्या हो गया? लैंगिक जनन की प्रक्रिया को, यानी युग्मक निर्मित तो हुए, अलैंगिक जनन की किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापित करना, यानी उन युग्मकों का संलयन न होना किसी कारण से, आसंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? आसंग जनन कहलाता है। ठीक है, ये जो अपन परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैंस विंकलर। हैंस विंकलर के अनुसार, किसके अनुसार परिभाषा पढ़ी हमने? ये हैंस विंकलर एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार आसंग जनन की ये परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है? आसंग जनन के प्रकार आते हैं कि आसंग जनन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब लिखते हैं अपन हेडिंग प्रकार। नंबर 1, बीजाणुद्वेद आसंग जनन। नंबर 2, युग्मकोद्वेद आसंग जनन। आसंग जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 बीजाणुद्वेद आसंग जनन
और नंबर 2 युग्मकोद्भिद आसंग जनन। ठीक है, फिर से हम वही बात दोहरा रहे हैं, बीजाणुद्भिद शब्द आ गया, इसका मतलब ये अवस्था कैसी है, द्विगुणित। युग्मकोद्भिद शब्द आ रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया, अगुणित हो गया। ठीक है, अब देखिए कि एक बीजांड का यदि अपन चित्र बना लें यहीं पे छोटा सा, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी समझने के लिए। इस तरीके से, ठीक है, बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश, इसमें 3 कोशिकाएं यहाँ होती हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ होती हैं और 1 कोशिका होती है मध्य में। अर्थ ये हो गया कि यदि हम बीजांड के भागों के यहाँ नाम लिखें, जैसे नंबर 1 अध्यावरण, यानी अब हम उन भागों के नाम लिख रहे हैं जो कोशिकीय ऊतक से बने हुए हैं। अध्यावरण का मतलब हो गया ये पूरा एरिया है, इसमें निभाग, बीजांड द्वार सब कुछ आता है। ठीक है, नंबर 2 अध्यावरण से अंदर की ओर चलें, इस भाग को क्या कहते हैं, बीजांड काय। बीजांड काय, बीजांड काय से अंदर की ओर चलते हैं, भ्रूण कोश। तीसरा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश के भागों के आगे नाम लिख दें, 3 भाग हैं इसके, निभाग की ओर की 3 कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। दूसरे नंबर पर क्या लिख दें हम, बीजांड द्वार के सिरे की ओर की कोशिकाएं, ये कहलाती हैं अंड उपकरण। अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक होती है अंड कोशिका और एक होती है सहायक कोशिकाएं। दो प्रकार की हो गई, और एक क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है बेटा, ये अभी हमने क्या लिखा है, इसकी कोशिकाओं, इसके कोशिकीय ऊतकों के नाम लिखे हैं। ठीक है, अब इनकी गुणिता और लिख दें, जैसे अध्यावरण। अध्यावरण किसका भाग है, ये अंडाशय के अंदर विकसित होने वाला बीजांड का एक बाहरी आवरण है। तो इसकी कोशिकाओं की गुणिता क्या हो गई, द्विगुणित। बीजांड काय, ये वाला भाग, ये भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब आते हैं अपन भ्रूण कोश पर। भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से जो क्या बनता है, गुरु बीजाणु, वही विकसित हो जाता है भ्रूण कोश में। इसका मतलब भ्रूण कोश कैसा हो गया, अगुणित, यानी इसके अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित, अंड कोशिकाएं अगुणित, सहायक कोशिकाएं अगुणित, लेकिन द्वितीयक केंद्रक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बना है, इसलिए ये कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। ये इसकी गुणिता हो गई। अब देखिए, अब हम यहाँ से इनके प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं। यदि आपको बीजांड की संरचना पता है, यदि आपको बीजांड के ऊतक, कोशिकीय ऊतकों की गुणिता पता है ना, तो आप इन दोनों प्रकारों को आसानी से वर्णित कर सकते हैं। कैसे, बीजाणुद्भिद शब्द आ रहा है, बीजाणुद्भिद शब्द का अर्थ क्या हो गया, बीजाणुद्भिद शब्द का अर्थ क्या हो गया कि यदि भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास, ध्यान देना,
बीजाणुद्विद शब्द आ रहा है तो बीजाणुद्विद का अर्थ हो गया 2n, द्विगुणित। तो इसका मतलब ये जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा? द्विगुणित। यदि द्विगुणित भ्रूण बनता है तब ये क्या हो जाएगा? बीजाणुद्विद। और द्विगुणित भ्रूण बनने के लिए आवश्यक क्या है? जिस कोशिका से भ्रूण का विकास हो रहा है वो कोशिका भी द्विगुणित होनी चाहिए, तभी तो द्विगुणित भ्रूण बनेगा। अब आप इधर आ जाओ, आप यहाँ पर देख रहे हो कि भ्रूण कोश से बाहर के भाग अध्यावरण और बीजांडकाय दोनों कैसे हैं? द्विगुणित। तो यदि भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अतिरिक्त किसी द्विगुणित कोशिका, कोष्ठक में क्या लिख देंगे? अध्यावरण या बीजांडकाय, यानी अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिका से यदि भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अतिरिक्त किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो क्या कहलाएगा? ये बीजाणुद्विद आसंग जनन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भ्रूण का विकास अध्यावरण या बीजांडकाय की किसी कोशिका से अगर मान लो होता है तो ये अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित हैं। कैसी हैं? द्विगुणित हैं। और द्विगुणित कोशिका से जब भ्रूण बनेगा तो वो भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और द्विगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? बीजाणुद्विद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद में क्या करना है हमें? भ्रूण का विकास किससे होगा? क्योंकि ये तो द्विगुणित है तो बीजाणुद्विद हो जाएगा। तो युग्मकोद्भिद के लिए हमें ध्यान देना है किस पर? अगुणित पर। तो अगुणित क्या है? भ्रूण कोश। तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि भ्रूण का विकास किससे होता है? भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका से होता है। ठीक है, अब इसमें अगुणित कोशिका कौन कौन सी हो गई? एक तो अंड कोशिका हो गई और एक हो गई दो जो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो। कैसी हैं ये? अगुणित कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इनमें अगर मान लीजिए इन अगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो? भ्रूण का, तो भ्रूण कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा। और अगुणित भ्रूण की अगर गुणिता क्या होती है? अगुणित होती है। तो अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद कहते हैं, है ना? तो है ना सिंपल। यदि हमें बीजांड की संरचना ज्ञात है गुणिता सहित, कोशिकाओं की गुणिता सहित, तो हम आसंग जनन के दोनों प्रकारों का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, गुणिता की बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बीजांड की इन भ्रूणकोश की कोशिकाओं के नाम लिखे। प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका और द्वितीयक केंद्रक की गुणिता लिखिए, है ना? तो वहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कोशिका की गुणिता क्या है। भ्रूण कोश के अंदर सिर्फ द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है, बाकी की 6 कोशिकाएं अगुणित होती हैं। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित, अंड कोशिका अगुणित और सहायक कोशिका भी अगुणित होती हैं दोनों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 6 कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित होती हैं। और 7वीं कोशिका जिसको नाम दिया है द्वितीयक केंद्रक, ये द्विगुणित होता है। क्या कारण है?
कारण क्या होता है इसका? कारण ये है कि द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किससे हो रहा है? दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से होता है। ठीक है, तो ये क्या हैं? आसंग जनन के प्रकार हो गए। अब आगे और चलते हैं। अभी जैसे हम दो प्रकार पढ़ रहे थे, तो उनमें से युग्मकोद्भिद आसंग जनन जो हम पढ़ रहे हैं, युग्मकोद्भिद आसंग जनन की प्रक्रिया में यदि भ्रूण का निर्माण अगुणित अंडकोशिका से होता है तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब एक नाम आता है, एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने भी आसंग जनन पर अपने शोध कार्य किए थे और उन्होंने भी क्या किया है? आसंग जनन की जो प्रक्रिया है उसमें अलग प्रकार से उनको अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया है। ठीक है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने इन्होंने आसंग जनन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया। यानी इन्होंने भी प्रकार दो ही बताए हैं। ठीक है, और प्रकार वही रहेंगे जिसको हमने बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद के नाम से पढ़ा है। यहाँ केवल नाम बदल दिए हैं उनके। एक तो है नंबर 1 आवर्ती आसंग जनन और एक है अनावर्ती आसंग जनन। क्या क्या नाम हो गए? आवर्ती आसंग जनन और अनावर्ती आसंग जनन। आवर्ती का ही एक और दूसरा नाम लिख देते हैं अपन, पुनरावर्ती आसंग जनन। इस तरीके से इनके दो प्रकार हो गए, है ना? आवर्ती या पुनरावर्ती आसंग जनन और एक होता है अनावर्ती आसंग जनन। ये जो दो प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने। ठीक है, इनकी परिभाषाएं भी वही आएंगी। वही से मतलब वही अगुणित और द्विगुणित वाली स्थिति रहती हैं। यानी बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद जो अभी हमने पिछले इससे पहले जो प्रकार पढ़े हैं लगभग वही रहेंगी। तो आप सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जो हैंस विंकलर थे उनके अनुसार उन्होंने बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद नाम दे दिया, लेकिन प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने भी आसंग जनन पर शोध कार्य किए। इन्होंने अपने हिसाब से ये नाम दे दिए। इसको केवल नाम बदलेंगे, परिभाषाएं लगभग वही रहेंगी, है ना? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब पुनरावृत्ति और अनावर्ती आसंग जनन की परिभाषा भी वही है और वही परिभाषा किसकी है? बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद आसंग जनन की भी परिभाषा वही है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये केवल अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें वही चीज़ एक वैज्ञानिक ने अलग नाम से बताई और दूसरे वैज्ञानिक ने उसी को उसका नाम
बदल के बताया है। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में आपको यहाँ तक हम बता रहे हैं। आगे हम डिटेल से कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से जो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने ये जो प्रकार बताए हैं। हालांकि इस चैप्टर में हमें विधियाँ 4 पढ़नी हैं, 2 ये 2 और आएंगी इसके अलावा। ठीक है, विधियाँ 4 पढ़नी है, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।